अगर मैं आज ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा होता ना तो उसका पुतला बनवा करके क्या है पत्थर मरवाता आपसे, पर आप फोन पे मत मार देना, नहीं फोन टूट जाएगा। ठीक है, आप उनके खिलाफ आंदोलन करना चाहते हो, आप उनको दबाना चाहते हो, तो आपको किसी शारीरिक बल की जरूरत नहीं। अरे ये बापू कौन से बॉडी बिल्डर थे, हैं? बापू कौन से बॉडी बिल्डर थे, पर बापू के विचार अमर थे। नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष पाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनी और मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार। और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो भारत में राष्ट्रवाद का लेक्चर नंबर वीडियो नंबर 2 आज हम लोग लेकर के आ चुके हैं। राष्ट्रवाद की भावना आपके एक एक खून की बूंद में भरने के लिए मैं फिर से आ चुका हूं। सामाजिक विज्ञान का डर निकालने के लिए फिर से मैं आप लोगों के बीच में आ चुका हूं। पर मेरे प्यारे बच्चों, मेरे काजू कतलियों, थोड़ा सा हम पर विश्वास करा करो यार। आप लोग कमेंट बॉक्स में सर आपने चैप्टर 1 नहीं कराया, अरे सर चैप्टर 1 भी है बुक में, जैसे हमें तो पता ही नहीं है। थैंक यू सो मच, आपने बता दिया। अरे बच्चों, मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा, ठीक है। पर और हम लोग जो कुछ करा रहे हैं वो पूरी प्लानिंग के साथ कराते हैं, ठीक है। आप ऐसा मत सोचो चैप्टर 1 छोड़ दिया, 3rd छोड़ दिया, 4th छोड़ दिया, सर 2nd क्यों करा रहे हैं। हम जो करा रहे हैं आप उसको पूरे इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ो, ठीक है। चैप्टर 1 भी कराऊंगा, 3rd भी कराऊंगा, 4th भी कराऊंगा, 5th भी कराऊंगा, सभी कराऊंगा, बट एक प्लानिंग के साथ और स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले तो हमारा भारत है ना, यूरोप तो बाद में, तो पहले हम हमारे भारत के बारे में जानेंगे। तो इसलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2, भारत में राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद की कहानी क्या है कि राष्ट्रवाद की कहानी मेरी जुबानी, चलो राष्ट्र को समर्पित करते हैं हमारी ये जवानी। तो हमारा तन मन धन सब कुछ क्या हो, राष्ट्र को समर्पित होना चाहिए। यही हमारी इच्छा है, यही हमारी सोच होनी चाहिए। और हमारे खून की एक एक बूंद में सिर्फ और सिर्फ यही बात दौड़नी चाहिए। तो लास्ट वीडियो में मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को बता चुका था कि किस प्रकार से अंग्रेज भारत में आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, व्यापार करने के नाम पर राजनीति करना शुरू करती है, हमारे लोगों को गुलाम बनाना शुरू करती है। प्रथम विश्व युद्ध जो ब्रिटेन खुद के लिए लड़ता है, वो विश्व युद्ध हमें बर्बाद कर रख देता है। पर ब्रिटेन हमारे लिए कुछ भी नहीं करता है, न हमें आजाद करता है, बल्कि हमारे ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा देता है, महंगाई बढ़ा देता है, हमारे यहाँ गरीब लोगों की कमर को तोड़ दिया जाता है। दोस्तों, तो ऐसे जुल्म के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो भैया इन जुल्मों के खिलाफ लड़ने के लिए एक नेता तो आपको चाहिए ना। भैया पिक्चर देखते हो ना, मूवी देखते हो ना, जब विलन बढ़ जाता है, विलन ज्यादा लोगों पे क्या है जुल्म करने लग जाता है, तो बीच में एक्टर आता है, ऐसा निकलता हो, ओ आ गया मैं, तो आकर ही क्या है फिर वो डिशुम 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 शुरू कर देता है। तो आज हम भी आपको एक ऐसे लीडर के बारे में, एक ऐसे हीरो के बारे में बता रहा हूं, जो अब पूरे भारत की जो मूवी चल रही है, जो राष्ट्रवाद की जो मूवी चल रही है, जो कहानी चल रही है, इसमें ये नेता एंट्रेंस करेगा। और ये एंट्रेंस ऐसी करेगा कि ब्रिटेन के जो लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, उनको बाहर निकाल कर ही ये गेट बंद करेगा। तो इसकी एंट्रेंस बहुत शानदार होनी चाहिए। जोरदार तालियों के साथ आज आप उस इंसान का स्वागत करिए। और वो इंसान है हमारे बापू महात्मा गांधी का भारत आगमन। ये कह रहे हैं स्वागत नहीं करोगे हमारा, अरे बापू आपके स्वागत के लिए तो माला मिठाई सब कुछ लेकर के हम लोग तैयार है। तो एक बार बापू का स्वागत कर दिया है हम लोगों ने, और अब बापू है ना, अब बापू हमें आजादी दिलाकर ही क्या है छोड़ेंगे, आजादी दिलाकर ही बापू हम लोगों को आजाद करेंगे। बापू क्या है, बापू पूरी आजादी की लड़ाई में पूरे देश में घूमते रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, उससे भी बात कर रहे हैं, इससे बात कर। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं, बापू के जवानी की फोटो है। बापू यूथ है, यूथ। बापू में मतलब ऐसा पूरी गर्मी थी बापू में, ऐसा कोई मुझे कमजोर मत समझना, देख लेना भाई, पूरी गर्मी है बापू। तो अब आपका सवाल होगा सर बापू का भारत आगमन, तो बापू गए कहां थे, बापू कहां चले गए थे हमें छोड़कर कि जो भारत आगमन करना पड़ा। बापू तो हमारे दिलों में बसे हुए थे, कहां चले गए थे भैया। बापू महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। कब लौटे? जनवरी 1915 में भारत लौटे। तो गए कहां थे भैया? ये दक्षिण अफ्रीका में थे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। दक्षिण अफ्रीका में जो काले लोग हैं, अश्वेत लोग हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। भारत के जो मूल निवासी वहां रह रहे हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। देखो, जो इंसान है ना, जिस इंसान अत्याचार नहीं देख सकता है ना, वो कहीं पर भी नहीं देख सकता। वो अगर है ना, वो भारत में है तो भी अत्याचार नहीं देखेगा, वो अफ्रीका में बैठा है तो भी अत्याचार नहीं देखेगा। अरे इसीलिए तो दुनिया बापू कहती है। बापू से, बाप से है ना, कभी दुख नहीं देखा जाता अपने बच्चों का। ये हमारे बापू है, ये राष्ट्रपिता है हमारे। अब आपको थोड़ा सा बापू का इतिहास में बता देता हूं कि बापू की क्या हिस्ट्री रही है, बापू का क्या इतिहास रहा है, उस पर हम लोग पूरी तरह से चर्चा कर लेते हैं। देखो, आप सबको पता है कि भैया 2 अक्टूबर 1869 को क्या होता है, बापू का जन्म होता है, ठीक है। 1869 में बापू का जन्म होता है, 2 अक्टूबर को होता है। हम क्या मनाते हैं? गांधी जयंती मनाते हैं। ये हमारे लिए एक नेशनल फेस्टिवल है गांधी जयंती, ठीक है। तो 1869 में, और ये बर्थ हुआ कहां पर भैया? ये हुआ पोरबंदर, गुजरात में।
उसके बाद 1869 से लेकर के 1893 1893 तक बापू क्या करते हैं, जो अपनी शिक्षा होती है उस शिक्षा को पूरी करते हैं, जो बेसिक एजुकेशन उस एजुकेशन को पूरा करते हैं। फिर 1893 के बाद भैया बापू क्या है, विदेश चले जाते हैं। 1893 से 1914 बापू कहां गए, बापू विदेश गए हैं। विदेश क्या करने गए हैं, पढ़ाई करने गए हैं। और विदेश में भी स्पेशली कहां गए, दक्षिण अफ्रीका गए हैं। दक्षिण अफ्रीका में क्या कर रहे हैं बापू, दक्षिण अफ्रीका में वकालत कर रहे हैं बापू। वकालत करते करते बापू को लगा ये तो अत्याचार बहुत कर रहे हैं, ये अत्याचार की कमर टूटनी चाहिए, ये अत्याचार की कमर टूटनी चाहिए। बापू को महसूस हो गया कि अत्याचार खत्म होना चाहिए, ये जो गोरे लोग हैं ये काले लोगों पे जो अत्याचार कर रहे हैं गलत है, ये मानवता के खिलाफ है। किसी का कोई जाति नहीं होती, किसी का कोई धर्म नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सबका धर्म होता है, तो मानवता सबसे बड़ा धर्म होता है। मानवता से बढ़कर के कुछ भी नहीं होता मेरे दोस्तों। तो बापू ये बात समझ चुके थे कि मानवता ही सबसे बड़ी बात। दक्षिण अफ्रीका में बापू लड़ रहे हैं, और बापू का जो मेथड था भैया, बापू तो फेमस हुए जो हुए, ठीक है ना, बापू के विचार फेमस हो गए। इसलिए कहा जाता है भाई शरीर तो एक दिन मर जाएगा, विचार ही फेमस होते हैं। अपने विचार है ना, विचार उच्च कोटि बनो, अपने आप को स्मार्ट मत बनाओ, ठीक है। स्मार्ट तो मोबाइल भी आ रहा है भैया, स्मार्ट अपने विचार स्मार्ट बनाओ। अपने विचारों को ऐसा बनाओ जब 10 लोग भी बैठे तो बात करें यार वाह वाह वाह, सोच हो तो उस जैसे ही बंदे की हो, ऐसी विचार बनाओ, ऐसा विचार बनाओ। और बापू का जो विचार था वो क्या था, सत्याग्रह का। ये सत्याग्रह क्या है, सत्य के ऊपर आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ ट्रुथ। सिर्फ सच ही क्या है, विजेता बनता है। हम सत्य में विजेते लिखते हैं कि सत्य ही क्या है, हमेशा जीतेगा। तो सत्याग्रह बापू कर रहे हैं, हिंसा बापू नहीं कर रहे हैं। ये अभी हम इसको और भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, मैं भी आपको बताऊंगा कि बापू ने क्यों बोला कि हिंसा करो, हिंसा मत करो। बापू ने क्यों बोला कि सत्याग्रह अपनाओ, क्या कारण था बापू के विचारों का। तो 1893 से 1914 तक विदेश में रहते, विशेष करके दक्षिण अफ्रीका में। 1915 में बापू क्या हुए, 1915 में बापू आ गए भारत, अपनी सर जमी पर आए बापू। बापू ने मिट्टी को अपने सिर पर लगाया और सौगंध खा ली उस दिन कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, अंग्रेजों को लात मार करके बाहर निकालूंगा। बापू ने सिर पे मिट्टी को लगाया और क्या बोला, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, अंग्रेजों को लात मार करके बाहर निकालूंगा। बापू लाठी ऐसे ही थोड़ी रखते थे यार, लाठी कोई हॉकी खेलने के लिए थोड़ी बापू ने रख रखी है। हाँ, अंग्रेज नहीं मानेंगे बात, ले ये ले लाठी, फिर नहीं मानी, तूने भी नहीं मानी, ले लाठी। अरे बापू है वो, बापू है भैया, ठीक है ना। तो 1915 में क्या हुआ, वो भारत आए। जब 1915 में भारत आए तो उन्होंने देखा अब तो अंग्रेज बहुत बुरी तरीके से जुल्म करने लगे। जब 1893 तक वो भारत में थे तब भी अंग्रेज थे, पर अब जुल्म ज्यादा करने लगे, और भी ज्यादा जुल्म बढ़ गए। अब क्या हुआ, इनको एक ऐसा इंसान मिला जिसका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले भैया देखो, जीवन में है ना, जीवन में गुरु की कीमत बहुत बड़ी होती है, ठीक है। जीवन में गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपको गुरु की जरूरत होती। तो गोपाल कृष्ण गोखले कौन है भैया, ये तो बापू के भी गुरुदेव है, ठीक है। तो राजनीतिक गुरु, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि भाई महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी मिले और बोला मिस्टर गांधी, बोला हाँ सर बोलिए, आप क्या बताना चाहते हैं। आप एक साल तक भारत का भ्रमण करिए, भारत घूमिए, लोगों से मिलिए, उनसे बात करिए, पहचानिए कि कहां समस्या आ रही है। बापू कहते हैं ठीक है सर, मैं एक साल तक पूरे भारत का भ्रमण करता हूं। और 1916 में भैया, फरवरी 1916 में पहली बार बापू सार्वजनिक सभा करते हैं। और ये सार्वजनिक सभा कहां पर हुई है, BHU। ये BHU क्या है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो वहां पर बापू को बुलाया जाता है, एज अ गेस्ट बापू को बुलाया जाता है। और जब वहां पर सब स्पीच दे रहे थे, और बापू को क्यों बुलाया पता है, पता है क्यों बुलाया, नहीं पता क्यों, क्योंकि अफ्रीका में वो लड़कर के आए। चर्चे तो दूर दूर तक के थे बापू के, बापू को हल्की चीज में समझना, बापू के चर्चे तो दूर दूर तक थे। तो बापू को बुलाए, बापू आओ, बोला आ गया भाई, आ गया। तो वहां पे सब भाषण दे रहे थे, ऐसा होना चाहिए, ये इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री है, सब अमीरों की बात कर रहे थे। बापू ने बोला कान पे खींच के थप्पड़ मारूंगा, हाँ, मेरे गरीब भाइयों की कोई बात नहीं करता, मेरे किसानों की कोई बात नहीं करता। तो जब बापू ने यह बात बोली तो हजारों गरीबों के, करोड़ों किसानों के मन में एक भाव जग गया कि हाँ, अब ऐसा शख्स आ चुका है जो क्या है, हमारी बात करेगा,
जो हमारी चर्चा करेगा। हजारों किसानों की उम्मीद जग गई, किसके रूप में? बापू के रूप में उम्मीद जग गई। वो सब के सब बात इंडस्ट्रियलिस्ट की कर रहे थे, उद्योगपति की कर रहे थे, पर बापू बात गरीबों की कर रहे थे। इसीलिए तो बापू हैं भैया। तो 1916 फरवरी में पहली बार सार्वजनिक सभा में बापू अपना भाषण देते हैं और यहीं से बापू क्या है, सबके दिलों में बस जाते हैं। अब यहां पर होने के बाद 1916 के दिसंबर में चंपारण बिहार के किसान उनके पास आते हैं और कहते हैं हम पे बहुत अत्याचार अंग्रेज शासन कर रहे हैं, आप कुछ करिए बापू। तो बापू तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो बापू का ये पूरा जो लाइफ स्टाइल है मैंने आपको समझा दिया है, बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। बापू तो बापू है, बापू तो अमर है। अब आ जाते हैं सत्याग्रह का विचार। भाई सवाल मुद्दा ये उठता है, सत्याग्रह है क्या? सत्य पर आग्रह करो। भाई सच ही सत्य है, आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। बापू ने बोला अहिंसा करो। देखो बापू के ना दो विचार ऐसे हैं, आपको मन जीत लेंगे। ठीक है ना, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। तो बापू ने स्मार्ट वर्क करा है भैया, बापू ने पूरा स्मार्ट वर्क करा है। अहिंसा, बापू ने बोला अहिंसा करो। अब आप लोग कहते हो अरे सर वो मुझे मारने लग जाए तो मैं उसे मार दूं, चाटा खा लूं। अरे नहीं भाई, मैंने कब बोला चाटा खा ले? हाँ, तो अहिंसा का मतलब क्या है? बापू बोल रहे अहिंसा करो। क्यों करो? क्यों करो अहिंसा? क्योंकि भाई जो अंग्रेजों से तुम लड़ने जा रहे हो ना, उनके पास तोपे हैं, उनके पास गोले हैं, उनके पास बारूद हैं, तुम्हारे पास क्या है? बोले बापू कुछ भी नहीं। बोले क्यों कुछ भी नहीं है? तुम्हारे पास जनाधार है, तुम इतनी पब्लिक हो कि तुम उन्हें लात मार कर बाहर निकाल सकते हो। पर अगर हम लोग हिंसा करने लगे ना बच्चों, तो 1757 में क्या हालत हुई है, 64 में क्या हालत हुई है, 1857 की क्रांति विफल हो गई है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हथियार नहीं है। इसलिए हिंसा करो और हम प्यार से जीतने की कोशिश करेंगे, हम सत्य से जीतने की कोशिश करेंगे, हम भीड़ में चलेंगे। इतना जनाधार हमारे पास है, कितनों को मारेंगे, कितनों को मारेंगे। तो भाई नेतृत्व तो होना बहुत जरूरी है, लीडरशिप होना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई देखो सबके मन में होता है कि देश आजाद हो, पर कोई आगे तो आना चाहिए कि हाँ भाई गोली चली तो पहली गोली मैं खाऊंगा, लाठी चलाई तो पहली लाठी मैं खाऊंगा। तो ये क्या है, मन में जोश और जुनून होना चाहिए जो बापू के मन में है। तो बापू ने अहिंसा के लिए क्यों बोला? क्योंकि बोले हमारे पास वो हथियार नहीं है जो अंग्रेजों के पास, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ अहिंसा से, प्यार से ही जीतेंगे। दूसरा, बापू ने बोला कि भाई ये अंग्रेजों की ताकत क्या है? बोले बापू ताकत हम समझ नहीं पा रहे, बापू आप ही बता दो बापू क्या ताकत। बोले अंग्रेज भारत में क्यों आए? बोले बापू अंग्रेज तो भारत में व्यापार करने आए थे। बोले बापू अंग्रेज तो भारत में व्यापार करने आए थे। अरे यार बुद्धू, तो इतने दिनों से तुम लोग क्या कर रहे हो फिर? बोले बापू क्या बात हो गई? बोले इतने दिनों से क्या कर रहे हो? तुम अंग्रेजों को क्यों मारते हो? तुम अंग्रेजों के खिलाफ क्यों जाते हो? तुम उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दो। बोले मतलब तुम व्यापार खत्म कर दो, तुम उनके बनाए कपड़े मत खरीदो, तुम उनके व्यापार को बंद बढ़ाओ। तुम ये काम नहीं करोगे तो उनका व्यापार टूट जाएगा। जो उनकी तो रीढ़ की हड्डी व्यापार है, अगर व्यापार ही नहीं करेंगे तो वो राष्ट्र में टिक करके करेंगे क्या? ये पूरा इतिहास, बापू की पूरी कहानी मैं इन दो शब्दों पे खत्म करवा दूंगा। अहिंसा और व्यापार पे बापू ने ऐसा विचार व्यक्त करा है कि सच में मजा आ जाएगा। तो बापू ने जो भी काम करा है पूरा सोच समझ के करा है। सत्याग्रह के विचार को पढ़ते हैं। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। सत्य के लिए आग्रह करा गया है कि भाई आप सच बोलो, और सच के ऊपर ही क्या है, हम सत्य की खोज करेंगे और सत्य से ही हम लोग जीतेंगे। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका सत्याग्रह उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। बापू क्या कह रहे हैं कि भैया अगर आपका सत्याग्रह का उद्देश्य सच्चा है कि भाई आप सच में क्या है, आप जो ये उत्पीड़क है, जो आप पे उत्पीड़न कर रहे हैं, जो आप पे शोषण कर रहे हैं, जो आप पे जुल्म कर रहे हैं, कौन है वो उत्पीड़क? अंग्रेज। आप उनके खिलाफ आंदोलन करना चाहते हो, आप उनको दबाना चाहते हो, तो आपको किसी शारीरिक बल की जरूरत नहीं। अरे ये बापू कौन से बॉडी बिल्डर थे? हैं, बापू कौन से बॉडी बिल्डर थे? पर बापू के विचार अमर थे। बापू के विचारों में ताकत थी। इसलिए कहते हैं शरीर में ताकत होने से कुछ नहीं होता, विचारों में ताकत होनी चाहिए। खून में ना, खून में राष्ट्रवाद दौड़ना चाहिए, जिगरा मजबूत होना चाहिए। शरीर मजबूत होने से कुछ ही नहीं होता भैया। तो बापू यही कह रहे हैं, शारीरिक बल की तो आवश्यकता ही नहीं है, हम तो सिर्फ और सिर्फ सत्याग्रह पर, अहिंसा के आधार पर उनको बाहर भेज देंगे। इस संघर्ष में अतः सत्य की ही जीत होती है, और इसीलिए तो हम लोग कहते हैं सत्य में जीते, कि सत्य की सदैव ही जीत होती है। ये बापू देखो चरखे पे काम कर रहे। इतना बड़ा लीडर
उसको किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इधर से उधर भागता है, उधर से इधर जाता है, लोगों से मिलता है, लोगों की बात सुनता है, लोगों को बताता है, कभी जेल में चला जाता है, जेल में जा रहा है तो भी लोगों के लिए किताबें लिख रहा है कि तुम पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है, और लोगों को ज्यादा मोटिवेट कर रहा है। और फिर उसके बावजूद भी चरखा चला करके क्या है, देश के लिए उत्पादन भी कर रहा है कि भैया क्या है, जो लोग कपड़ों का बहिष्कार कर रहे हैं तो कपड़े क्या है हम लोगों को चरखे से बनाने चाहिए। अब क्या हुआ, बापू धीरे धीरे सत्याग्रह करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो सत्याग्रह है 1917 में चंपारण सत्याग्रह है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया 1916 के दिसंबर में बापू से किसान मिलने आते हैं, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। चंपारण कहां पर है भैया, बिहार में है। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। तो 1917 में क्या हुआ, जब चंपारण बिहार में बापू दौरा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि दमनकारी बागान व्यवस्था चल रही है। बागान क्या है, जो आप खेतीबाड़ी करते हो, आप जो खेतीबाड़ी कर रहे हैं वो व्यवस्था है, वो बहुत दमनकारी है। उनसे ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है, उनसे ज्यादा उत्पादन करवाया जा रहा है, ज्यादा काम करवाया जा रहा है। तो बापू ने बोला उठो और लड़ो, और बापू क्या है उनके आगे आगे साथ चलने लगे और अंग्रेजों को अपने घुटने टेकवा दिए। उसके बाद है 1917 में खेड़ा सत्याग्रह। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। अब 1917 में फिर गुजरात चले गए, फिर गुजरात में जो खेड़ा में जो किसानों के साथ क्या है उनकी मदद करने के लिए चले गए, उनसे टैक्स ज्यादा लिया जा रहा था, ठीक है, उनको ज्यादा काम करवाया जा रहा था, उनके लिए भी आवाज उठाई बापू ने, उनके लिए भी काम करा। ये देखिए बापू की फोटो है, ये 1918 की है, ठीक है, 1918 की है, जब बापू क्या है लोगों के लिए सत्याग्रह के लिए आवाज उठा रहे हैं। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा के जिले किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। एक तो फसल खराब हो गई, जब फसल खराब हो गई तो भैया लगान कहां से दोगे, टैक्स कहां से दोगे, कर कहां से दोगे, पर वो अंग्रेज शासन तो मांग रहे हैं, ठीक है। और प्लेग महामारी, जैसे कोरोना की महामारी चल रही है ना भैया, उस टाइम प्लेग की महामारी थी तो लोगों की बहुत बुरी स्थिति हो गई थी, तो इसलिए वो लोग लगान नहीं दे पा रहे थे, ठीक है, पर अंग्रेजी शासन के खिलाफ भी नहीं बोल पा रहे थे। पर सबको क्या है, सबको एक उम्मीद दिखी, एक उम्मीद की किरण दिखी। किसमें, बापू में उम्मीद की किरण दिखी। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए, लगान वसूली थोड़ा कम कर दिया जाए और थोड़ा समय हमें दे दिया जाए, हम लगान दे देंगे। यही बात क्या है बापू अंग्रेजों के पास रखते हैं और अंग्रेज उस बात के लिए सहमत हो जाते हैं, इतना बड़ा जनाधार देख करके। फिर 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह। तो ये देखो, ये पूरे भारत में तो आपको गुजरात नजर आ रहा है और गुजरात में यहां पर आपको अहमदाबाद नजर आ रहा है, ठीक है। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे। अब जो सूती कपड़े में कारखाने में काम कर रहे हैं, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो कॉटन के कपड़े जो बनाते हैं उन फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा था, जो शोषण हो रहा था, उसके खिलाफ गांधी जी अहमदाबाद चले गए और आवाज उठा दी। देखो, एक होता है कहने वाला और एक होता है करने वाला। बापू ने दोनों काम करे। 1916 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने बोला कि मेरे गरीबों की बात कौन करेगा, मेरे किसानों की बात कौन करेगा, मेरे मजदूरों की बात कौन करेगा। बापू बात भी कर रहे थे और उनके लिए काम भी कर रहे थे। सबसे पहला भारत में सत्याग्रह बापू ने किसानों के लिए ही करा है। पर आज बहुत दुख की बात है कि आज भी हमारे देश में किसानों को फांसी पर चढ़ना पड़ता है। हाँ, बापू ने उसके बाद वापस जो सत्याग्रह करा, किसके लिए करा, किसानों के लिए करा। बापू ने वापस सत्याग्रह करा, किसके लिए करा, मजदूरों के लिए करा। तो बापू सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से तन मन धन से जो समर्पित थे वो गरीबों के लिए समर्पित थे। अब आ जाते हैं रोलेट एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत बार हमसे सवाल पूछा जाता है, हर बार बहुत बार पूछा जाता है। तो ये रोलेट एक्ट जानते हैं, ये रोलेट एक्ट है क्या। 19 मार्च 1919 सर सिडनी रोलेट, यही वह इंसान है जो इस एक्ट को लेकर के आया था। यह वही इंसान है जो क्या है रोलेट एक्ट को लेकर के आया था। अगर मैं आज ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा होता ना तो इसका पुतला बनवा करके क्या है पत्थर मरवाता आपसे, पर आप फोन पे मत मार देना, नहीं फोन टूट जाएगा, ठीक है। तो यही सिडनी रोलेट है जो रोलेट एक्ट लेकर के आया था। तो 19 मार्च 1919 को सर सिडनी रोलेट लेकर के आते हैं। ये सर हटा दो, ये सर हटा दो, हमें नहीं लगाना सर, सिर्फ बोला सिडनी रोलेट लेकर के आया था। इस कानून का जो असली नाम था वो था एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919। ये क्या था, इसका असली नाम था रोलेट एक्ट का। रोलेट एक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लेकर के आए थे भाई साहब, सर सिडनी रोलेट साहब लेकर के आए थे, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको काला कानून का किसने कहा, कौन कहेगा भाई, मेरा बापू कहेगा, मेरा गांधी जी कहेंगे कि ये काला कानून है। ये काला कानून क्यों है और काला कानून का मतलब क्या है, जो हमारे लिए बहुत बुरा है, देशवासियों के लिए बहुत बुरा है, उसको बापू ने काला कानून कहा। काला कानून क्यों कहा वो बताता हूं बिना दलील। पहली बात तो उस कानून में होगा क्या कि भैया जो भी आदमी आंदोलन करेगा
जो भी आंदोलन करेगा, सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसको 2 साल के लिए बिना पूछे, बिना बताए, बिना वकील की मदद से और बिना कोर्ट में पेश करे जेल में डाल दिया जाएगा। ना तो आपको कोर्ट जाने का मौका मिलेगा, ना आपको वकील रखने का मौका मिलेगा, ना आपको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, और सिर्फ 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। और किस आधार पर कि आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हो? तो बोला बिना दलील, बापू ने बोला बिना दलील हम अपनी बात भी नहीं रख सकते कि भाई हम गलत नहीं है। उसके बाद बिना वकील, अरे हम नहीं रख सकते तो हमारे वकील की रखने दो, पर बोले वो भी नहीं रखने देंगे। और बिना अपील, अरे भैया हम इस कोर्ट में काम नहीं हो सकता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम नहीं कर सकता, हाई कोर्ट जाने दो, हाई कोर्ट काम नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट जाने दो, कहीं तो बड़ी जगह अपील करने दो, तुम तो अपील करने ही नहीं दे रहे हो। तो बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का यह कानून था। इसी को हम क्या है, काला कानून कहते हैं। और ये रोलेट एक्ट से आज के इस वीडियो में सच में आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसी रोलेट एक्ट से एक ऐसी घटना हमारे देश में हुई, जालियांवाला बाग कांड। आंखों में आंसू आ जाते हैं जब उस घटना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो रोलेट एक्ट 1919 मार्च 1919 को आता है। इसे काला कानून किसने कहा? बापू ने कहा है। क्यों कहा है? बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का कानून है। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने, जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही है, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, उन सबको कुचलने मतलब उनको दबाने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। तो इस कानून से सरकार को क्या अधिकार मिला कि भैया जो भी राजनीतिक कैदी है, जिसको भी आप पकड़ लेते हो, जो भी सरकार के विरोध आंदोलन करता है, उसको बिना मुकदमा, मुकदमा का मतलब क्या है भैया? केस, बिना केस चलाए, बिना केस लड़े आप उसे 2 साल तक क्या है, जेल में बंद करके रख सकते हो। ना तो उसकी सुननी है, ना उसको वकील रखना है, ना वो अपील करेगा, जैसे बापू कह चुके हैं, बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील। ये देखो, ये जनाधार जुड़ेगा। इस प्रकार से जनाधार धीरे 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 जुड़ता जाएगा और बापू के साथ इतने लोग चलते जाएंगे। कहते हैं ना, शुरुआत करो, कारवा खुद पे खुद बनता जाता है। अब रोलेट एक्ट आया है, बापू किसानों की आवाज उठा रहे हैं, बापू गरीबों की आवाज उठा रहे हैं। तो अब क्या लगता है इतने बेकार कानून के लिए बापू हाथ पे हाथ धर करके बैठ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं। बापू के खून में ये था ही नहीं कि अन्याय को सहन कर ले, अन्याय को सहन कर ले। इसलिए बापू क्या करेंगे? रोलेट सत्याग्रह चलाएंगे 1919 में। किसने चलाया? गांधी जी ने चलाया। 30 मार्च 1919। देखो अब अलग अलग जगह अलग अलग काम हो रहे हैं, ठीक है, अलग अलग नेता अलग अलग जगह कमान संभाल के बैठा है। 30 मार्च 1919 को स्वामी सरदानंद कहते हैं, कर मत दो आंदोलन चलाओ। कर मत दो आंदोलन मतलब तुम टैक्स मत दो। किनको? अंग्रेजों को टैक्स मत दो। और बापू भी तो ये कहते हैं, व्यापार मत करने दो। वे व्यापार नहीं करेंगे तो उनकी कमर खुद पे खुद टूट जाएगी। और अगर हम लोग ही टैक्स नहीं देंगे, तो स्वामी सरदानंद जी यही बात कह रहे हैं कि अगर हम लोग टैक्स ही नहीं देंगे तो ये कहां से तो हथियार खरीदेंगे, कहां से इनके पास पैसा आएगा, और ना ही फिर हम लोगों को दबाएंगे। ये आंदोलन चलाया जाता है। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल गांधी जी बुलाते हैं कि पूरे देश में क्या हो? हड़ताल हो, सब अपने कारखाने छोड़ दे, सब कुछ बंद कर दो, सिर्फ और सिर्फ सबके सब 6 अप्रैल 1919 को क्या हो जाओ? सड़कों पर उतर जाओ और इस काले कानून का क्या है? विरोध करो सरकार। 8 अप्रैल 1919 को क्या हुआ? गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। मतलब जो नेता उभर के आ रहा है, जो नेता गरीबों की आवाज उठा रहा है, जो नेता क्या है, सरकार की गलत मंशाओं के खिलाफ आवाज उठाता है, अंग्रेज उसे उठा करके जेल में डाल देते थे और दिल्ली जाने से रोक दिया। और फिर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके मुंबई भेज दिया जाता है। सत्याग्रह का केंद्र पंजाब, जहां पे सबसे ज्यादा सत्याग्रह, ये रोलेट एक्ट का जो मुद्दा सबसे ज्यादा कहीं गरमाया हुआ था, वो पंजाब में गरमाया था। एक तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, पहले ही दिमाग खराब हो गया, ठीक है, आजामाजी सटकली, तो माजी सटकली लोगों की, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 9 अप्रैल 1919 को सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को भी गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों भाई साहब पंजाब के बहुत गजब के आदमी थे, दोनों को गिरफ्तार कर लिया। लोगों में और गुस्सा बढ़ गया, बहुत तगड़ा आक्रोश लोगों में बढ़ गया। पहले गांधी और फिर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करने से बहुत बुरी स्थिति हो गई। 10 अप्रैल 1919 को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। मतलब आराम से जुलूस निकाल रहे थे, आराम से रैली कर रहे थे, कहां पर? अमृतसर में। और क्या मांग कर रहे थे कि सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को छोड़ दो, पर अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा। और सिर्फ आराम से बैठ करके सत्याग्रह के आधार पर ही ये लोग लड़ाई कर रहे थे। और क्या है, उस पर पुलिस ने गोलियां चला दी, गोली चला दी जुलूस में। उस जुलूस में भी काफी लोगों को मारा गया। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, जुल्म करने वाले से बड़ा है ना जुल्म सहने वाला होता है। अगर आपके ऊपर जुल्म हो रहा है, अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपके साथ भेदभाव हो रहा है ना, तो उठो और आवाज उठाओ अपनी, ठीक है ना, बैठे मत रहो, ठीक है। मौत एक ना एक दिन सबको ही आनी है,
ठीक है, पर लड़कर मरेंगे ना तो ये जीवन सफल हो जाएगा, आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। तो लोगों ने सोचा, बोले यार ये तो वैसे भी मारते हैं, ये बैंकों को छोड़ो, डाकखानों को छोड़ो, रेलवे, सब पे क्या है, हमले करो, उनको फोड़ो तोड़ो, जो करना है, पुलिस स्टेशन में घुस घुस के मारो पुलिस वालों को, ये काम करो। यही क्या है, क्रांतिकारी। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमाल संभाली। मार्शल लॉ क्या है? मार्शल लॉ का मतलब है भैया मिलिट्री के पूरा का पूरा शहर मिलिट्री के हाथ में दे दिया गया। अब वहां पे मिलिट्री का कानून लगा दिया गया, मिलिट्री जो चाहेगी वह काम करेगी, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, मार्शल लॉ कह रहे हैं। और कमान किसके हाथ में आ गई? जनरल डायर के हाथ में आ गई। अब पढ़ते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। यह हत्याकांड हमारे आंखों में आंसू ला देगा। बहुत 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 बुरी स्थिति अंग्रेजों ने करी, ठीक है ना। जो लोग आज 15 अगस्त 26 जनवरी को घर बैठ करके सोते हैं ना, सोचते हैं कि छुट्टी है, उन जैसे लोगों के लिए कह देता हूं आजादी बहुत मुश्किल से मिली है। इसकी कीमत करना सीखो। आपको सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त को जाने में जोर आ रहा है, सोचो ये हजारों करोड़ों लोग शहीद हो गए हमारे देश के लिए। कब हुआ जालियांवाला बाग? 13 अप्रैल 1919। ये 13 अप्रैल को भैया एक बहुत बड़ा त्योहार होता है। कौन सा त्योहार आता है? वैसाखी का त्योहार आता है, ठीक है, जो हमारे पंजाब के भाई बहन मनाते हैं, बहुत हर्षोल्लास से त्योहार मनाते हैं तो 13 अप्रैल को। और उस त्योहार को, उन खुशियों को इन अंग्रेजों ने क्या है, खून में बदल दिया। खून के आंसुओं में अंग्रेजों ने बदल दिया। सिर्फ और सिर्फ हम खुशियां मनाने गए थे, पर उन्होंने क्या है, इसको खून में बदल दिया। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना वैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जालियांवाला बाग मैदान में जमा हुए। तो वहां जालियांवाला बाग मैदान कहां पर? अमृतसर में भी है। वहां पे लोग इकट्ठा हुए कि हम लोग क्या है, वैसाखी का त्योहार मनाएंगे, वैसाखी का त्योहार मनाएंगे, शांतिपूर्ण मनाएंगे, आराम से मनाएंगे। पर ये मेरे बेचारे भोले भाले भारतीय, इनको ये नहीं बताता कि क्या है, मार्शल लॉ लागू हो चुका है। इनको नहीं पता था कि भैया मार्शल लॉ लागू हो चुका है, या मिलिट्री वाले किसी के बाप की भी नहीं सुनेंगे, ये कभी भी गोलियां चला देंगे। तो ये तो सिर्फ अपना त्योहार मनाने गए थे। काफी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए भी एकत्रित हुए। एक पंथ दो काज करने के लिए गए थे, भैया त्योहार का त्योहार मना लेंगे। हजारों लाखों लोग जब मिलेंगे वहां पे तो ये भी बात कर लेंगे कि रोलेट एक्ट का कैसे विरोध कर रहा है, गांधी जी को जेल से कैसे छुटाना है, सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू को जेल से कैसे छुटाना है, ठीक है। तो ये भी कर लेंगे। तो काफी लोग तो उस दमनकारी विरोध के लिए गए थे कि भाई ये दमनकारी जो शासन चल रहा है इसको खत्म करे सरकार। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते हो उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया। अब जनरल डायर क्या है, उसको मार्शल लॉ लगा था, कमान उसके हाथ में थी, जनरल डायर के हाथ में। इसने क्या करा, अपने सारे मिलिट्री के जो जितने भी सैनिक है सबको अंदर भेज दिया, गेट बंद कर दिया। एक गेट का जो रास्ता था वहां पे तोप खड़ी कर दी और क्या है, दे दनादन सब पर शूट करवा दिया। हजारों लाखों करोड़ों लोगों को मरवा दिया, ठीक है। बहुत बहुत दर्दनाक कहानी वहां पे करी। आज भी वहां पे रहना आपको गोलियों के निशान दिखते हैं। वहां पर एक कुआं है, उसमें लोग बचने के लिए जा रहे थे कि नहीं भैया चलो कोई बात नहीं हम बच जाएंगे उसमें, पर उसमें भी वो जनरल डायर के लोग हैं ना, इतनी बेरहमी से लोगों को मारते हैं कि वहां पर भी आज भी है ना उन लोगों के खून की रक्त देखने को मिलते हैं। और आप कहते हो आजादी क्या है, हाँ? क्या है मेरे देश में, ये कहते हो ना आप लोग। बहुत मुश्किलों से हमें आजादी मिली, बहुत मुश्किलों से। हजारों करोड़ों लोग शहीद हुए हैं जब जाकर के हमें आजादी मिली है। इसलिए मैं भारत में राष्ट्रवाद आपको पहले पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप में राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए, आपके हर खून खून में राष्ट्रवाद दौड़ना चाहिए। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, सैकड़ों लोग मारे गए। तो गेट बंद करने के बाद उसने क्या है, धनाधन उसके सिपाहियों ने गोलियां हम पे चला दी। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करने के एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। ये क्या बोल रहा है कि दहशत डालने के लिए क्या है, एक नैतिक प्रभाव छोड़ रहा, एक नैतिक प्रभाव। अब देखो, अब मैं आज आपको एक ऐसे महापुरुष के बारे में बताने जा रहा हूं, एक ऐसे शहीद के बारे में बताना चाह रहा हूं जो सच में इसके मन में एक ऐसा नैतिक प्रभाव छोड़ेगा कि वो नैतिक प्रभाव इसको ऊपर भगवान के पास जाकर के ही मिलेगा। इसको इसकी सर जमीन पर जाकर मारेगा वो इंसान। उस इंसान की एंट्री में जल्दी करवाने वाला हूं। ये देखो, जब जालियांवाला बाग कांड के बाद क्या है, लोगों को नाक रगड़ते हुए वो लोग लेकर के जा रहे हैं, घसीटते हुए लोगों को लेकर के जा रहे हैं। और आज आपको अगर थोड़ी सी फैसिलिटी नहीं मिलती है, क्या दिया है मेरे देश ने मुझे, कटोरा ले लो दूसरे देशों से, मांग लो उनसे भीख। ये देखो, ये स्थिति हम लोगों ने महसूस करी है जब जाकर के हमें क्या है, आजादी मिली है। जैसे जैसे जालियांवाला बाग को खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे शहरों शहरियों खबर फैली, आग की तरह खबर फैली कि भाई बहुत बुरी स्थिति हो रही है, तो लोग क्या है, इकट्ठा होने लगे, लोग मिलने लग गए और सड़कों पे उतरने लगे।
सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहिबाओं को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। बोले तुम नाक घिसट कर हमारे सामने चलो, तुम लेट करके हमारे सामने जाओ, और जब भी कोई भी साहब दिख जाए तुम उसे सल्यूट मारो। ये स्थिति है उन लोगों की करती। लोगों को कोड़े मारे गए। कोड़े समझते हो ना भैया, बिल्कुल वो ऐसा आता है और दे दबादब मारते हैं। और गांव गुजरावाला पंजाब पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। देखो महात्मा गांधी बापू क्या है, हिंसा के बिल्कुल खिलाफ है। बापू इसलिए आंदोलन वापस नहीं ले रहे हैं, बापू इसलिए आंदोलन वापस नहीं ले रहे हैं कि भैया क्या है कि हम लोग डर गए, हम लोग कायर हैं। नहीं, बापू ये सोच रहे उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा, मेरे हजारों लोग मारे जा रहे हैं, मेरे बच्चे मारे जा रहे हैं, मैं इनको मरते हुए नहीं देख सकता। तो इसलिए बापू क्या है, आंदोलन वापस ले लेते हैं। अब आ जाते हैं भैया, ये वीर है उधम सिंह जी। अब इनकी कहानी मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सुना रहा हूं, और इनकी कहानी सुनने के बाद भी अगर आपके रोंगटे खड़े नहीं हो ना, तो फिर मैं कहता हूं भैया आप में राष्ट्रवाद की भावना कोई नहीं जगा सकता। और आज के युवाओं को तो इनकी कहानी जरूर सुननी चाहिए। ठीक है, जो युवा आज के युवा क्या है, बढ़िया बढ़िया मोटरसाइकिल लेकर के भाग रहे हैं, सड़कों पे भाग रहे हैं। ठीक है, अरे उस लड़की का मैसेज नहीं आया मैं तो सुसाइड कर लूंगा, अरे उस लड़के का मैसेज नहीं आया मैं सुसाइड कर लूंगा, अरे मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए। जो जिंदगी से इतनी जल्दी हार मान जाते हैं और जिनके मन में कोई संकल्प लेने की शक्ति नहीं है, जिनके मन में कोई डेडिकेशन नहीं है, उन लोगों के लिए आज उधम सिंह की कहानी जरूर सुननी चाहिए। भैया ये वो वीर है, ये वह शहीद है जिसको है ना पूरी दुनिया बारंबार कोटि कोटि नमन करती है। उधम सिंह जी, इनका जन्म कब हुआ? 26 दिसंबर 1899। 26 दिसंबर 1899 में इनको पंजाब में क्या है, इनका जन्म होता है। 2 साल के बाद इनकी माताजी का देहांत हो जाता है। 2 साल की माताजी के बाद जब इनका देहांत हो जाता है, इन्हें अनाथालय में, इनको और इनके भाई को अनाथालय में छोड़ दिया जाता है। और अनाथालय में जाने के बाद, वहां से शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो वहां से छोड़कर आ जाते हैं। वहां से छोड़ करके आ जाते हैं, फिर काम धंधा करते हैं, कोई काम ढूंढते हैं। और जब क्या हो रहा था भैया, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था, ये उधम सिंह जी वहीं थे, लोगों को पानी पिला रहे थे। ठीक है, लोगों को पानी पिला रहे थे। ये किस्मत अच्छी थी उनकी कि ये वहां पर बच गए, ये वहां पर बच गए। और वहां से बचकर निकलकर जब आए तो इन्होंने मन में एक संकल्प ले लिया कि जिस जनरल डायर ने मेरे हजारों भाई बहनों को मारा है, मेरे हजारों माता पिता तुल्य लोगों को मारा है, उस जनरल डायर को उसी के सरजमी पर जाकर के, उसी के ब्रिटेन में जाकर के मारूंगा। यह उसने संकल्प ले लिया। जीवन में वो सब कुछ भूल गया कि मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला, पर बस उसने मन में संकल्प ले लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, जनरल डायर को उसकी सरजमी पर जाकर के मारूंगा। तो भैया उसने क्या करा, 1924 में गदर पार्टी ज्वाइन कर ली। क्या ज्वाइन कर ली? गदर पार्टी इन्होंने ज्वाइन कर ली। गदर पार्टी ज्वाइन कर ली। शहीद भगत सिंह जी से मिलने गए। भगत सिंह जी को बोला मैं आपके पद पे चलना चाहता हूं और मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य क्लियर है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, जनरल डायर की मौत मेरे हाथों चाहिए। उद्देश्य क्लियर था बॉस, इनका उद्देश्य क्लियर था। रोज छोटा मोटा काम करके पैसे कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? कि हथियार खरीद सके, ऐसा हथियार खरीद सके कि एक गोली में जनरल डायर क्या है, अपने प्राण त्याग दे। हथियार खरीद रहे हैं, पूरी तैयारी, पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। 1934 में फिर क्या है भैया, उधम सिंह जी लंदन जाते हैं। 1934 में उधम सिंह जी लंदन जाते हैं, जनरल डायर का फॉलो करते हैं। वो कहां जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, पूरा उसका फॉलो करते हैं। एक एक बात उनकी नोटिस करते हैं। बहुत सी बार एक सा मौका मिलता है उधम सिंह जी को कि वो जनरल डायर को वहीं मौत के घाट उतार दे, पर नहीं। उधम सिंह जी ने सोचा था कि इसने हजारों करोड़ों लोगों को सभा में मारा है, इसको भी मैं ऐसी जगह मारूंगा जब कहीं सभा हो रही होगी, कहीं मीटिंग हो रही होगी, इसी के लोगों के सामने इसी के सीने में गोली दागूंगा, मैं सोच रखा था। तो भैया वो शुभ दिन भी आ गया था, वो शुभ दिन भी आ गया। और 13 मार्च 1940 को लंदन में जब एक सम्मान समारोह हो रहा था, किसका? जनरल डायर का। और जनरल डायर का जब सम्मान समारोह हो रहा था, वहां पे वो उधम सिंह जी गए, थोड़ी देर कुर्सी पर जाकर बैठ गए, देखने लगे कार्यक्रम में क्या बोलता है क्या नहीं बोलता। उसके बाद उठे, स्टेज पे गए और 3 गोली उसके सीने में दाग दी। 3 गोली जनरल डायर के सीने में दाग दी भाई, 3 गोली सीने में दाग दी। और उसके बाद भागे नहीं, कायर नहीं है हम लोग, भारत मां के सपूत हैं हम लोग। ठीक है, सीने में 3 गोली दाग दी और वहां पे जो मिलिट्री वाले खड़े थे बोले पकड़ो मुझे,
अरेस्ट करो मुझे। और उसके बाद क्या है, जब वहां कोर्ट में लेकर गए उनको 1940 में, तो कोर्ट वाले ने बोला, वहां के जज ने बोला, उधम तुम तो भाग भी सकते थे यार, हाँ तुम तो भाग भी सकते थे, तुम्हारे पास पूरा मौका था, पर तुम भागे क्यों नहीं। उसने बोला, अगर मैं आज यहां से भाग जाता ना, तो है ना दुनिया मुझे कायर कहती। मैं कायर नहीं हूं, मैंने मेरे हजारों करोड़ों उन भाई बहनों का बदला ले लिया, मुझे खुशी है। और अगर आज आप लोग मुझे है ना कोई भी सजा दोगे ना, इस सजा से हजारों उधम सिंह पैदा होंगे, हजारों के जो खून में है ना उधम सिंह दौड़ेगा कि हाँ भैया हम में क्या हो, उधम सिंह जैसा बने। और फिर भैया 31 जुलाई 1940 को उत्तर प्रदेश में उधम सिंह जी को फांसी पे लगा दिया जाता है, फांसी पे लटका दिया जाता है। और एक ऐसे वीर की खता खत्म कर दी जाती है, एक ऐसे इंसान की खता खत्म कर दी जाती है जिसका सच में शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता। यह होता है डेडिकेशन, यह होती है संकल्प कि हमें यह जीवन में करना है, और यह होता है राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम। ठीक है, तो उसके लिए ही हमने करा है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो उस चीज को हमें समझना चाहिए। और उधम सिंह जी को 31 जुलाई 1940 को फांसी पर लटका दिया जाता है। हजारों करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। पर अब सोचो, जो माँ 2 साल के बच्चे को छोड़कर चली गई होगी, वो ऊपर बैठ करके कितना गर्व महसूस कर रही होगी। और हर माँ यही कह रही होगी कि अगर हमारी कोख से भी कोई जन्म लेना तो उधम सिंह जैसा ले, उधम सिंह जैसा इंसान जन्म ले, भगत सिंह जैसा ले, राजगुरु सुखदेव जैसा ले। इसलिए कहता हूं कि जीवन में एक संकल्प बना लो, डेडिकेशन बना लो कि हमें जीवन में यह अचीव करना है। और सिर्फ 4 पंक्तियां कहता हूं कि मृत्यु अटल सत्य है, बस मेरा जीवन अमर होना चाहिए। हमें आज नहीं तो कल सबको ही मरना है। मृत्यु अटल सत्य है, बस मेरा जीवन अमर होना चाहिए। और बनाने वाले ने भी कुछ तो सोच के बनाया होगा मुझे, बस उसका मकसद सफल होना चाहिए। और मेरे खून की एक एक बूंद, मेरे खून की एक एक बूंद में जब तक सांस है, मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन मेरे राष्ट्र को समर्पित होना चाहिए। मृत्यु का क्या है, मृत्यु तो अटल सत्य है, बस मेरा जीवन अमर होना चाहिए। और शहीद उधम सिंह जी जैसे लोगों का है ना जीवन अमर हो गया। ये 1940 में ये शहीद नहीं हुए, ये हमें छोड़ करके नहीं गए, ये हमारे दिलों में है। और हमारे दिलों में सदैव सदैव के लिए रहने चाहिए ऐसे इंसान। इन्होंने पूरा उसका बदला ले लिया, जनरल डायर को मार दिया। ऐसा संकल्प आप भी अपने जीवन में रखिएगा। और जो कुछ भी करना है अपने देश के लिए करना, हर चीज समर्पित करना है अपने देश के लिए करना, और देश के लिए जी जान देने के लिए अपनी तैयार है। अब मैं आपको कुछ दृश्य दिखाता हूं जलियांवाला बाग कांड के। ये देखिए, ये वो कुआं है जिसमें 120 बॉडीज मिली है, 120 बॉडीज। आप सोचिए, लोग बचने के लिए गए थे पर इसमें मार दिया। खूनों के धब्बे है ना आज भी वहां पर दिखते। कई महीनों बाद जलियांवाला बाग देखो, जलियांवाला बाग बिल्कुल खाली पड़ा है, सुन पड़ा है। लोगों की स्थिति वहां पे बहुत बुरी हो गई। ये देखो वहां पे बुलेट्स के जो साइन है, बुलेट मार्क है जलियांवाला बाग, बिल्कुल आपको गोलियों के निशान दिख रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल। तो इस प्रकार से जो क्या हुआ है, हम लोगों पे बहुत अत्याचार हुआ है। और आज का वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके रोंगटे खड़े नहीं होते हैं, आज का वीडियो देखने के बाद भी अगर आप में राष्ट्रवाद की भावना पैदा नहीं होती, आज का वीडियो देखने के बाद भी अगर आप अपने काम के प्रति एक डेडिकेशन नहीं बना पाते, संकल्प नहीं ले पाते हैं कि मुझे अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना है, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे सामाजिक विज्ञान के डर को बाहर निकाल कर फेंकना है। और यह वीडियो सिर्फ आप मत देखो, सबको दिखाओ। कोरोना महामारी को तो फैलाओ मत, और इन वीडियो को आग की तरह फैलाओ। भैया को, दीदी को, अंकल को, आंटी को, सबको दिखाओ। ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान कक्षा के लिए नहीं है, समाज के लिए है। और समाज का हिस्सा आप भी हैं और मैं भी हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और श्रेणियों में काजू कतलियों, आज यही कहता हूं कि आप अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रवाद की भावनाएं सभी तक फैलाएं। जय हिंद, जय भारत।